बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 38 जो कि खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में होगा मैच। यहां पर एडिलेड ओल एडिलेड के उस मैदान पर जहां पर ऑलरेडी इसी सीजन के 4 मुकाबले हो चुके हैं। वेदर फोरकास्ट हमको बताता है कि आज के दिन मौसम पूरी तरह से साफ होगा, यानी कि मुकाबला ये आपको पूरी तरह से होता दिखाई पड़ेगा। धूप पड़ेगी पिच के ऊपर पूरे दिन, क्योंकि भारत के समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो 17 जनवरी को सुबह 11:30 बजे यह मैच स्टार्ट होगा, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 4:30 बजे से जब यह मैच स्टार्ट होगा, जहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 4 मुकाबले तो हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट का 38वां मुकाबला है, लेकिन इन दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो इन दोनों टीमों का इस पूरे टूर्नामेंट का यह आखिरी मैच होगा। दोनों टीमें 9-9 मैचेस खेल करके 3-3 मैचेस जीती हैं, 6-6 हारी हैं, टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और फिलहाल एक तरह का औपचारिकता वाला मैच इन दोनों टीमों के लिए रहेगा। और दोनों टीमों के अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो बड़े-बड़े कुछ चेंजेस हैं आज के इस मैच के लिए, जिसके बारे में आगे प्लेइंग 11 के टाइम पर बताऊंगा। काफी बड़े-बड़े प्लेयर हैं, खास करके मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से जो कि बाहर हुए हैं, तो उनकी जहां पर अंदर कौन आएगा वो भी हम देखेंगे और उसकी बेसिस पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारी टीम में रहेगा। दोनों टीमों की तरफ से सेफर भी और ट्रम्प ऑप्शन भी, और किस कंडीशन में वो ट्रम्प ऑप्शन हमारे पास आएगा टीम के अंदर, वो भी समझेंगे। फिलहाल हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि 4 मैचेस इस सीजन में हुए हैं, जहां पर 40 विकेटें पेस को और केवल 9 विकेटें स्पिन को मिली है इस सीजन के अंदर इस मैदान पर, जो दिखाता है कि पूरी तरह से तेज गेंदबाजों का डोमिनेशन होता है बैटर्स के अलावा। स्पिनर्स का कुछ खास यहाँ पर रोल होता नहीं। बाकी पूरा इतिहास देखें तो 82 T20 मुकाबले इस मैदान पर हो चुके हैं, जिसमें से 46 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 36 मुकाबले जीती है। और इन 82 मुकाबलों में से 150 के नीचे का 19 बार स्कोर बना है, जबकि 24 बार 150 से 169 का स्कोर बना है, 170 से 189 का 25 बार स्कोर बना है। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि मेजोरिटी टाइम्स यहाँ पर 150 से लेकर के 190 के बीच के स्कोर्स बनते रहे हैं। 190 का ऊपर अगर बन गया स्कोर तो काफी हद तक एक पार स्कोर होता है, लेकिन 150 के नीचे का स्कोर बना तो निश्चित तौर पर काफी हद तक वो चेंज होता है। तो दोनों टीमों में से कौन इतनी कैपेबल है जो इस तरीके का पार स्कोर बना पाएगी, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और जो चीज देखनी जरूरी है वो ये कि अभी जो मैंने बताया कि 4 मुकाबले इस सीजन में इस मैदान पर हो चुके हैं, जहां पर 40 विकेटें पेस को, 9 विकेटें स्पिन को मिली है, और इन 40 में से 23 विकेटें पहली इनिंग के अंदर पेसर्स को मिली हैं, 17 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर मिली हैं। ये भी दिखाता है कि पहली इनिंग में थोड़ा सा ज्यादा तेज गेंदबाजों को विकेटें मिलती दिखाई पड़ी हैं। स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो अभी तो आपने पूरा ओवरऑल देखा कि इतिहास में यहाँ पर कितनी बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, कितनी बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं, और एक्चुअली बैटिंग पहले करने वाली टीमें जो ज्यादातर यहाँ पर मैचेस जीती हैं वो जनरली होता ऐसा ही है कि जैसे जैसे कोई टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, लगातार ये पिच यूज होती चली जाती है, तब वहां पर सेकंड इनिंग में रन्स बनाने उतने आसान होते नहीं। जैसा कि अब पहला और दूसरा मैच अगर आप इस मैदान पर देखें तो यहाँ पर 155 का स्कोर चेंज हो गया था 6 विकेट से, यहाँ पर 121 के स्कोर चेंज हो गया था 7 विकेट के बड़े अंतर से। जहां पर पहली इनिंग का पावर प्ले अगर आप देखें तो दोनों पहले मैचेस में काफी खराब रहा था पहले बैटिंग करने वाली टीमों के लिए, लेकिन जैसे ही मैच आगे बढ़ा सेकंड इनिंग का पावर प्ले काफी बेहतर हुआ, बैटिंग के लिए कंडीशंस काफी बेहतर हुई। और दोनों ही मैचेस में अगर आप शुरुआती मैचेस में देखें तो पहली इनिंग के अंदर पेसर्स को 8 विकेट, सेकंड इनिंग में केवल 3 विकेट, वहीं पर स्पिनर्स को तो ना के बराबर विकेटें मिली। यहां पर भी पेस को 8 विकेट और 3 विकेट पेस को सेकंड इनिंग में, लेकिन स्पिन को ना के बराबर विकेटें मिली। और जब तीसरा और चौथा मैच यहां पर आया, जब पिच यूज्ड हो गई काफी हद तक, तो 165 का स्कोर भी यहां पर डिफेंड हो गया, वो भी सिडनी थंडर के खिलाफ। हालांकि उनके बैटिंग ऑर्डर थोड़ी सी खराब है, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो आखिरी मैच यहां पर हुआ, पर्थ स्कॉचर्स ने 232 रन बना दिए और उसके बाद एडिलेड स्ट्राइकर की टीम केवल 200 रन ही बना पाई। और जनरली यहां पर इतने बड़े स्कोर बनेंगे तो डिफेंड होंगे ही, लेकिन ओवरऑल अब वो फेज आ चुका है जहां पर कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो पहले बैटिंग करना शायद ज्यादा प्रेफर करे। बाकी लास्ट के 2 मैचेस में भी देखेंगे तो पहली इनिंग में पेसर्स को यहां पर तो काफी ज्यादा विकेटें मिली, लेकिन यहां पर सेकंड इनिंग में ओवरऑल सारी विकेटें पेसर्स को मिली। तो अब जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, पेसर्स पहली इनिंग में तो इंपॉर्टेंट हैं, सेकंड इनिंग में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेसिफिकली जो पावर प्ले में तो बॉलिंग करे ही करें, डेथ ओवर में भी बॉलिंग करें, ये सारी बातें भी हम आगे जानेंगे। फिलहाल तो आप टेलीग्राम को और व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन करिए, क्योंकि टॉस के बाद वेदर कैसा है, पिच कैसी है, वो बताने की कोशिश अगर अपडेट आता है तो वो आपको मैं करूंगा। साथ ही साथ अपनी खुद की फाइनल टीम जो रहेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी, तो जाकर के क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल ये है आपके सामने प्लेइंग और बैटिंग ऑर्डर। पिछले वाले मैच में एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से खेली थी, लेकिन इसमें जो चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं आज के इस मैच के स्क्वाड में, उसमें कैमरून बॉयस जो पिछले मैच में तो एक भी ओवर बॉल भी करते दिखाई नहीं पड़े थे, इनको बाहर कर दिया गया है। तो इनकी जहां पर प्लेइंग 11 में कौन आएगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल तो जो ओपनर्स हैं एलेक्स कैरी और मैथ्यू शॉर्ट, उसके बाद क्रिस लिन है, लियम
स्कॉट हैं, जेसन संगा, जेमी ओवटन और हैरी मैनेंटी आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे ही। हसन अली हैं, या आप साथ ही साथ लॉयड पोप और तबरेज शमसी भी स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। लेकिन कैमरून बॉयज के जगह पर जो सबसे ज्यादा संभावना यहाँ पर बनेगी खेलने की, वो होगी जर्सिस वाडिया की, जो कि शुरू में खेल भी रहे थे, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। हालांकि इन्हीं जहां पर एक और ऑप्शन हेनरी थॉर्टन का भी है, तो इन दोनों में से कोई एक आपको खेलता दिखाई पड़ेगा। बाकी इन्हीं दोनों के बारे में भी आगे जानकारी आप ले लीजिएगा। लेकिन उसके अलावा जो ओवर्स पिछले वाले मैच में किए गए थे, जिसमें आपको मैंने बताया कि कैमरून बॉयज ने तो एक भी ओवर नहीं किया था, वैसे भी बाहर कर दिया गया स्क्वाड से। तबरेज शमसी ने छठा, आठवां और 11वां ओवर किया था, जबकि लॉयड पोप ने केवल 2 ओवर करे थे। बाकी हसन अली ने पूरे 4 ओवर करे थे, जेमी ओवटन ने पूरे 4 ओवर करे थे, लियम स्कॉट ने तो बॉलिंग की पावर प्ले में ही शुरुआत कर दी थी, दूसरे, 9वें और 16वें ओवर में टोटल 3 ओवर किए थे। तो काफी हद तक यही कुल मिला जुला करके जो कैमरून बॉयज के अलावा बॉलर्स हैं मेन ऑप्शंस होंगे, जिसमें निश्चित तौर पर जो आपको मैंने बताया कि जर्सिस वाडिया खेलेंगे तो शायद 1-2 ओवर ही करें, हेनरी थॉर्टन खेलेंगे तो ज्यादातर ओवर्स आपको करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी आगे आकर के करियर का डेटा हर एक एडिलेड स्ट्राइकर के प्लेयर्स का आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया कि कैमरून बॉयज बाहर गए हैं, तो इनके यहाँ पर या तो जर्सिस वाडिया जो 6 मैच में 52 रन इसके पहले बना चुके थे बीबीएल के अंदर, बीबीएल में आने के पहले, लेकिन इस बीबीएल में इन्होंने क्या किया वो भी आप आगे देखेंगे। उसी तरह से हेनरी थॉर्टन भी 32 मैच 49 विकेट ले चुके हैं अपने करियर में, इनके बारे में भी इस सीजन में उन्होंने क्या किया वो भी आप देखिएगा। बाकी यहाँ पर बाकी सभी प्लेयर्स के करियर के आंकड़े तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जो मेन बात यहाँ पर आती है कि कैसे फॉर्म में है रिसेंट टाइम में ये सारे प्लेयर्स एडिलेड स्ट्राइकर के, चूंकि टीम तो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी खराब रही, वो आपके सामने है। जिसमें से कुल टोटल जो 9 मुकाबले हुए उसमें निश्चित तौर पर ये टीम 6 मुकाबले हारी, और परफॉर्मेंस जो निकल करके आई उसमें एलेक्स कैरी पिछले 2 मैच से खेल रहे हैं, 1 हाफ सेंचुरी, 71 रन की पारी थी, उसके पहले भी ठीक ठाक सही फॉर्म में थे। और निश्चित तौर पर बिग बैश के जो स्टेज है यहाँ पर, इस स्टेज पर काफी बेहतर ये प्लेयर हो जाते हैं, सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से। बाकी मैथ्यू शॉट जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में योगदान देते हैं, पिछले मैच बॉलिंग करी नहीं, उसके पहले 52 रन 1 विकेट, 2 रन कोई विकेट नहीं, 4 रन कोई विकेट नहीं, 31 रन कोई विकेट नहीं, 19 रन 1 विकेट, यानी कि काफी हद तक एवरेज परफॉर्मेंसेज इनकी रही हैं। लेकिन जो इनकी यूटिलिटी है एज ए बैटर भी और एज ए बॉलर राइट आर्म ऑफ स्पिन, वो इनको निश्चित तौर पर काफी सेफ ऑप्शन बना देती है। बाकी उसके बाद आते हैं क्रिस लिन, इनकी केवल एक पारी इस पूरे सीजन में अच्छी आई है 79 की, और हो सकता है कि आज भी वो एक पारी आ जाए, लेकिन निश्चित तौर पर फिर भी इनको टीम में लेना काफी रिस्क होगा। निश्चित तौर पर अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग आप देख पा रहे हैं तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। हालांकि आज चूंकि दिन का मैच है तो पहली इनिंग की बैटिंग के लिए भी काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ट्रम्प हैं, तो इनको आप किसकी जगह पर लेके जा सकते हैं, कब लेके जा सकते हैं, उसको आगे आप समझेंगे। फिलहाल तो आप रिस्क अगर आप उठा सकते हो तो इनको ट्राई करिएगा। बाकी लियम स्कॉट, इनको मैं हमेशा कहता हूं कि कतई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, चाहे किसी भी इनिंग की बैटिंग हो, चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो। और ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया कि कैमरून बॉयज आज बाहर गए हैं, इनकी जगह पर अगर हेनरी थॉर्टन टीम के अंदर आते हैं तब तो एक बार आप कंसीडर कर भी सकते हैं कि इनको बाहर बिठा दें, लियम स्कॉट को, एक हाई रिस्क प्लेयर को हटा करके, एक हाई रिस्क वाले प्लेयर को लेकर के एक सेफर ऑप्शन को हटा करके एक काम आप कर तो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कोई स्पिनर खेल रहा है, जैसे जर्सिस वाडिया खेल रहे हैं, तब तो इनको आप कप्तान है बस कप्तान भी बना दीजिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी परफॉर्मेंसेस तो ओवरऑल काफी बढ़िया रहे पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और उसके बाद आते हैं जेसन संघा, इनको तो आप स्किप ही कर दीजिए, ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं। ग्रैंड लीग की टीमें बना दें तो जरूर वहां पर ट्राई करिए। जेमी ओवटन उस लेवल के प्लेयर है कि आप इनको भी मिस नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में बर्ले और गेंद दोनों से ये योगदान दे सकते हैं। पिछले 2 मैचेस बहुत अच्छे नहीं गए, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट काफी बढ़िया गया है। बाकी हैरी मैनेंटी को भी ठीक उसी तरह की कैटेगरी में रखिए जैसा कि आपको मैंने जेसन संघा को कहा। इसके बाद आते हैं हसन अली, चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो, अगर आप 2 मैचेस को छोड़ दे वहां पर भी बॉलिंग ठीक ठाक करी थी, ओवरऑल काफी बढ़िया बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने की है। और उसके बाद आते हैं लॉयड पोप, जिनका एक रेयर फेलियर आया पिछले वाले मैच में, उसके पहले तो लगातार थोक के भाव में विकेटें ले रहे थे, और जैसी पिच अब यहाँ पर हो चुकी है ना, निश्चित तौर पर एक काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाते हैं यूज्ड पिचेस पर दिन के मुकाबलों में। और बाकी तबरेज शमसी खेलते हैं तो ये भी कुछ उसी तरह के ऑप्शन रहेंगे। काफी बढ़िया बॉलिंग पिछले मैच भी करी थी, हालांकि विकेट नहीं मिला था, आज मिलेगा, ये बात पक्के तौर पर मैं कह सकता हूं कि अगर ये खेलते हैं तो। और जैसा मैंने आपको कहा कि हेनरी थॉर्टन अगर खेलते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन है टीम में लेने के लिए, वरना आप निश्चित तौर पर जर्सिस वाले को खेलते देखें तो यही कुल जो ऑप्शंस आपको मैंने बताया, कुल फिलहाल तो 6 ऑप्शन सेफ हैं, जिसमें 7वां ऑप्शन तबरेज शमसी भी हैं। वो इनिंग के हिसाब से किस इनिंग की बॉलिंग होगी उसके हिसाब से आप तय कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जिनको आप लेके जा सकते हैं टीम के अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के आंकड़े भी देख लीजिए, यहाँ से भी कुछ आइडिया ले लीजिए कि जब ये एडिलेड स्ट्राइकर के प्लेयर खेलते हैं सामने जो आज की इस मैच में टीम है उसके खिलाफ, तो एलेक्स कैरी के 7 मैच 32 का एवरेज है, मैथ्यू शॉट के 9 मैच में 27 का एवरेज है, 4 विकेटें भी हैं, क्रिस लिन काफी अच्छा खेले हैं, 42 के एवरेज से रन बनाए हैं, लियम स्कॉट के 1 मैच में 1 रन है, जेसन संघा कुछ खास कर नहीं पाए, जेमी
जेमी वॉर्टन के 2 मैच में 3 विकेट हैं, कैमरून बॉयस तो है ही नहीं, लॉयड पोप के 2 मैच में 4 विकेट हैं, तबरेज शम्सी खेले नहीं। बाकी अगर खेलते हैं हेनरी थॉर्टन तो ये ऑलरेडी उस टीम के खिलाफ एक मैच में 3 विकेट ले चुके हैं, तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन रहेंगे एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पर। और उसके बाद आते हैं इस मैदान के आंकड़े पर, जो कि इनका होम ग्राउंड भी है बेसिकली, तो यहाँ पर भी एलेक्स कैरी बहुत अच्छा खेलते रहे, T20 में 1000 से ज्यादा रन यहाँ पर इनके 30 मैचेस में है। इसके बाद 38 का एवरेज यहाँ पर मैथ्यू शॉर्ट का भी है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस इनकी भी यहाँ पर है। इवन क्रिस लिन भी 34 के एवरेज से यहाँ पर रन बनाते हैं। इवन जेसन संघा के आंकड़े यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है, लियम स्कॉट यहाँ पर काफी अच्छा करता दिखाई पड़े हैं। बाकी यहाँ पर जेमी वॉर्टन के 13 मैच में 18 विकेट हैं, बल्ले से रन भी हैं। और उसके बाद आते हैं हसन अली जिनके 4 मैच में 5 विकेट हैं, लॉयड पोप के 13 मैच में 19 विकेट हैं। तो ओवरऑल इवन हेनरी थॉर्टन के 14 मैच में 20 विकेट हैं। तो वही सारे ऑप्शंस जो आपको मैंने पीछे समझाए थे वही आपको आंकड़ों के बेसिस पर भी काफी बेहतर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि 7 से 8 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं तो सबको तो आप पिक करेंगे नहीं, तो उनमें से किसको आप हटा सकते हैं वो भी आपको मैंने पीछे समझाया है, किसको कब लेके जाने। स्पिनर्स जनरली सेकंड इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी यहाँ पर प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि एलेक्स कैरी एडम जंपा पर आउट तो हुए हैं एक बार 31 गेंद पर 43 रन बना करके, लेकिन फिलहाल एडम जंपा को लेकर के आपको मैं अपडेट कर दूं कि वो आज के इस मैच में खेलेंगे नहीं। इवन मैथ्यू शॉर्ट जो कि 21 गेंद पर 21 रन बनाकर के एक बार गुरिंदर संधू पर आउट हो चुके, गुरिंदर संधू भी आज नहीं खेलेंगे। लेकिन इवन ये जंपा पर भी आउट हुए, वो तो खेलेंगे ही नहीं। लेकिन बाकी जो बॉलर्स हैं उन सभी को इन दोनों ने काफी बढ़िया खेला है। बाकी क्रिस लिन ये भी गुरिंदर संधू पर एक बार आउट हुए, उसको हटा दीजिए। जंपा पर 5 बार आउट हुए हैं, वो भी हटा दीजिए। तो जो प्लेयर बैटल के बेसिकली आंकड़े एडिलेड स्ट्राइकर के प्लेयर्स के हैं ना, वो कोई मायने रखते ही नहीं आज, क्योंकि वो सारे प्लेयर्स फिलहाल आज खेलेंगे ही नहीं। और वो जो प्लेयर बाहर होंगे, जैसे मैंने को कहा कि मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम की तरफ से कुछ चेंजेस हैं, बड़े चेंजेस हैं, जिसमें जोस ब्राउन टीम सैफर्ड तो ओपन करेंगे, फ्रेजर मैकगर्क भी खेलेंगे, मोहम्मद रिजवान भी स्क्वाड के अंदर हैं, हैरी डिक्सन को बाहर कर दिया है, हसन खान और साथ ही साथ विल सदरलैंड भी खेलते आपको दिखाई पड़ेंगे। इवन सैम एलियट भी स्क्वाड के अंदर है, ब्रेंडन डॉगट भी स्क्वाड के अंदर हैं, लेकिन जंपा बाहर हैं, गुरिंदर संधू भी बाहर है, ये भी आपको खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे। हैरी डिक्सन के साथ ये तीनों बाहर जा चुके हैं और इनकी जगह पर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही मेरे ख्याल से आएगा। जैसा कि अगर आप देखें तो कैलेब जेवेल रिसेंट इस सीजन में इन्होंने काफी लोअर ऑर्डर में ही बैटिंग करी है, तो ये आपको हैरी डिक्सन की जहां पर नीचे खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। और बाकी जेसन बेरेंडॉर्फ और या तो एंड्रू टाई को भी शामिल किया स्क्वाड में, दोनों में से कोई एक गुरिंदर संधू जहां पर खेलेगा, मुझे लगता है बेरेंडॉर्फ ही खेलेंगे। और कैलम स्टोक को एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर के तौर पर ये लोग खिला सकते हैं जंपा के रिप्लेसमेंट के तौर पर। तो निश्चित तौर पर ये इनका अपना फैसला रहेगा। बाकी पिछले मैच की जो बॉलिंग रही थी इस टीम की तरफ से, जंपा तो बाहर ही है तो इनको हटाई दीजिए, गुरिंदर संधू को भी हटाई दीजिए। लेकिन बाकी प्लेयर्स की बॉलिंग ऑप्शंस, जिसमें से सैम एलियट ने 3 ओवर करे थे पिछले मैच में, जबरदस्त बॉलिंग करते हुए विकेट भी चटकाई थी, हर एक ओवर में विकेट मिला था। और बाकी रेनेगेड्स के करियर स्टैट्स देख लीजिए हर एक प्लेयर के, तो वो भी आपके सामने है। और उसके बाद निश्चित तौर पर जो रीसेंट फॉर्म के आंकड़े हैं वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर फॉर्म का तो पता चलेगा। और यहां पर ये समझ में आएगा आपको कि जोस ब्राउन पिछले मैच को छोड़ दें तो उसके अलावा ओवरऑल काफी जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। टीम सैफर्ड ने पिछले मैच में अच्छी पारी खेली, उसके पहले भी 29 रन बना चुके थे, तो ठीक ठाक से फॉर्म में दोनों ओपनर्स इनके दिखाई पड़े हैं। बाकी पिछले मैच में ना बैटिंग के लिए पिच काफी बढ़िया थी और वहां पर जेक फ्रेजर मैकगर्क काफी कमाल के टच में दिखाई पड़े, 42 रन बनाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो तो सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मोहम्मद रिजवान का पूरा टूर्नामेंट खराब गया, हालांकि कुछ कुछ रन बनाए जरूर हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट उस लेवल का है नहीं। बाकी हैरी डिक्सन तो बाहर ही है, तो इनको हटा ही दीजिए। इनकी जहां पर कैलेब जेवेल आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे, इनका फॉर्म देखेंगे तो उस लेवल का फॉर्म भी है नहीं जिस नंबर पर बैटिंग करेंगे कि आप इनको कंसिडर भी करें। हसन खान जरूर एक ऑप्शन हो सकते हैं, जो पिछले मैच में तो चले नहीं, उसके पहले लगातार अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी विल सदरलैंड जिनका यह सीजन बहुत अच्छा नहीं गया है, काफी एवरेज सी परफॉर्मेंस पूरे सीजन के दौरान रही है, स्टिल ये एक उस लेवल के प्लेयर है कि जिनको ना सिर्फ आप टीम में रखें बल्कि वाइस कप्तान भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी सैम एलियट ने पिछले मैच में शानदार 4 विकेटें ली और इसके पहले ना अगर आप देखें तो 3 मैचेस इन्होंने बीबीएल में खेले थे, बहुत ही कम ओवर से कर रहे थे, इस वजह से इनको विकेटें मिली भी नहीं। लेकिन आज मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट और एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आपकी टीम में रहेंगे। संधू तो है नहीं और जंपा भी है नहीं, तो इनको भी अब बाहर कर दीजिए। लेकिन इनकी जहां पर जो आ सकता है प्लेइंग 11 में बेरेंडॉर्फ या कैलम स्टोक, इनका भी फॉर्म देखेंगे तो बेरेंडॉर्फ पूरे सीजन में शुरुआती 2 मैच में अच्छा करते दिखाई पड़े, उसके बाद बिल्कुल नहीं चले। कैलम स्टोक एक बार मौका मिला था, विकेट नहीं ले पाए थे, हालांकि उसके पहले बड़े अच्छे फॉर्म में थे। बाकी मैथ्यू स्पूर्स भी इनके पास एक ऑप्शन है, जो बल्लेबाजी के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेग स्पिन, 3 बार इनको भी मौका मिला, इनको भी केवल 1 विकेट मिला। तो इस टीम की तरफ से ना ओवरऑल ऑप्शन से अगर आप देखें तो बेरेंडॉर्फ या अगर मैं कहूं एंड्रू टाई अगर खेलता तो जो भी खेलेगा वो एक पेसर, और प्लस यहाँ पर कैलम स्टोक 2 प्लेयर ये हो गए, और तीसरा विल सदरलैंड, टिम साइफर्ड और जोस ब्राउन,
यानी कि कुल ज्यादा से ज्यादा 5 ऑप्शंस आपको ज्यादा सेफ दिखाई पड़ते हैं। हाँ, टीम साइफर्ट यहाँ पर या तो फ्रेजर मैकगर को या तो रिजवान को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो 4 से 5 ऑप्शन इस टीम की तरफ से दिखाई पड़ते हैं जो कि बेहतर ऑप्शन के तौर पर हमारी टीम में आ पाएंगे। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े से भी अगर आप देखें तो जोश ब्राउन का तो 70 का एवरेज है एटलीस्ट स्ट्राइकर के खिलाफ, लेकिन टीम साइफर्ट के एक मैच में 4 रन है। फ्रेजर मैकगर के भी एक मैच में 6 मैच में 122 रन है, केवल 30 का एवरेज है। सदरलैंड के 7 में जब 5 विकेट हैं 61 रन है। बाकी गुरिंदर संधू ने अच्छा तो किया लेकिन खेलेंगे नहीं। डॉगेट के 6 मैच में 5 विकेट हैं। जंपा के 14 मैच में 16 विकेट जो खेलेंगे नहीं, लेकिन इनकी जहां पर जो खेलेगा कैलम स्टो वो फिलहाल एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ कभी खेला नहीं, लेकिन बेरेंडॉर्फ ये खेले हैं 17 मैच में 21 विकेट ले चुके हैं। ये एक बहुत ही तगड़े ऑप्शन रहेंगे अगर आज खेलते हैं तो। और उसके बाद वेन्यू का नंबर देखें तो इस मैदान पर ज्यादा एक्सपीरियंस इन प्लेयर्स को है नहीं। इवन किसी के भी नंबर्स आप उठा के देख लीजिए उस लेवल के हैं ही नहीं कि उस स्टैट के ही दम पर आप किसी प्लेयर को लेके जाएं। संधू ने ठीक ठाक किया लेकिन वो खेल नहीं रहे। जोश ब्राउन ने एक मैच में 26 रन बनाए हैं। इसके बाद इस टीम के भी बैटर्स का प्लेयर बैटल देख लें, वीकनेस समझें तो ब्राउन और टीम साइफर्ट दो ऐसे बैटर्स हैं इस टीम के अंदर जो सामने किसी भी टीम की किसी बॉलर को ज्यादातर इन्होंने फेस करके विकेट दिया है। उसमें भी जेमी वॉटन को खेला है, साइफर्ट ने आउट नहीं हुए हैं। लॉयड पोप की पहली ही गेंद पर दूसरी ही गेंद पर आउट हो चुके हैं 1 रन बना करके। कैमरून बॉयस ने भी आउट किया। जोश ब्राउन को जनरली स्पिनर्स के खिलाफ शुरुआत में दिक्कत में आते हैं अगर कोई स्पिनर इनके सामने आ गया शुरू में। बाकी ओवरऑल पेसर्स को काफी बढ़िया खेले हैं। तो कम से कम ये बात तो हमको क्लैरिटी के साथ समझ में आती है कि एटलीस्ट स्ट्राइकर की ही टीम फेवरेट है, तो वो आज की मैच की एक तरह से विनर हो सकती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी टीम बनानी है। तो जो भी हमारी फाइनल टीम बनेगी आज की इस मैच की वो और प्लस जो भी अपडेट्स होंगे रिगार्डिंग पिच के और वेदर के सब कुछ आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। जाकर के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसी वीडियो के नीचे क्लिक करके लिंक्स को ज्वाइन हो जाइए और वीडियो पूरा देखिएगा, उससे आपको क्लैरिटी पूरी मिलेगी। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।